देखो, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, वो आपको याद होगा अच्छे से, क्योंकि उसकी हमने वीडियो भी देखी थी डिजिटल बोर्ड के ऊपर, और उसका एनिमेशन भी देखा था कि वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी, जैसे कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, वो कंसनट्रेटेड होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो स्पेस है, ज़्यादातर स्पेस जो होता है एटम का वो खाली होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें कंसनट्रेटेड होती हैं वो इसके न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं। और इसीलिए जो जितने भी अल्फा पार्टिकल हम इसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे थे वो सारे के सारे सीधे निकल रहे थे। हज़ारों में से एक दो होते थे कोई जो वापस आते थे। तो ये बातें हमने देखी थी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत आ गई रदरफोर्ड के जो स्कैटरिंग मॉडल, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया ना एटम का, उसमें एक लिमिटेशन थी, एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये है, अब इसको मैं पढ़ूंगा, एक बार आप ध्यान से सुनो। वो प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे जो भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब ये बात वैसे तो ठीक है, लेकिन इस बात में एक दिक्कत है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेगा तो वो एक्सेलरेट भी होगा, और एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, और एनर्जी को इमिट करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो वो जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, क्योंकि घूमने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी को लूज कर रहा है, और एनर्जी को लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसको न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता है नहीं, यानी कि एटम तो स्टेबल होते हैं, एटम अनस्टेबल तो होते नहीं है। तो ये थी लिमिटेशन। हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। लिमिटेशन क्या कह रही है कि व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? Rutherford said that electrons revolve around the nucleus like planets around the sun. But according to the classical electromagnetic theory, a charged particle moving in a circle is accelerated. ठीक है, एक्सेलरेट तो होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एन एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट रेडिएशन। जब वो चार्ज एक्सेलरेट होगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, लूजिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, जो कि एनर्जी लूज करेगा कॉन्टिन्यूसली। द इलेक्ट्रॉन शुड स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और एटम बिकम्स अनस्टेबल, और एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऑल्सो इट प्रिडिक्ट्स ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ऑल्सो क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है, तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जो पिछले चैप्टर में हमने, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो वो, अब इससे ऐसे लग रहा है कि वो जो स्पेक्ट्रम है ना वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रा जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, यानी कि डिस्क्रीट होता है। तो इसीलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम है वो एटॉमिक स्टेबिलिटी को और स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और यही इसकी क्या थी बेटा, लिमिटेशन थी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आता है कि फिर बोहर आया, और बोहर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बोहर ने अपनी कुछ अजम्पशन दी, पोस्टुलेट्स दी, और उसके बेसिस पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि क्यों जो एटम है वो स्टेबल रहता है, और क्यों ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ही इसमें होते हैं। तो ये तीन पोस्टुलेट थी जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली पोस्टुलेट तो ये है कि, फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, यानी कि स्टेशनरी स्टेट। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उनका एक सर्टेन एनर्जी लेवल होता है, उसी के अंदर वे रिवॉल्व करते हैं। इन दीज स्टेट्स दे डू नॉट इमिट रेडिएशन, और इन स्टेट्स के अंदर वो एनर्जी को इमिट नहीं करते, क्योंकि उस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करते। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहे हैं? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जो ऑर्बिट जो बन रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वे वही ऑर्बिट जो हैं अलाउड हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है L इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस तरीके से होनी चाहिए। n जो है यहाँ पे 1.5 1.25 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ही होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसी हिसाब से जो है एनर्जी लेवल बनेंगे, और उसमें ये कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। और तीसरी पोस्टुलेट कही कि रेडिएशन इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, और ये एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होती है, जिसे हम एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, यानी कि इनिशियल फाइनल की बात कर लो, या फिर यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल और
हायर एनर्जी लेवल की बात कर लो। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। दूसरी बात, वे सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट डिसाइड कैसे होंगे कि कहाँ पे होंगे, वो डिसाइड होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड है और L इज इक्वल टू NH/2 की वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी। और तीसरी बात ये है कि जो एनर्जी जब वे घूम रहे हैं तब वो एनर्जी को इमिट नहीं कर रहे, अगर वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो ही एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब नहीं होगी। ये 3 पोस्टुलेट हैं जो बोहर के द्वारा दी गई, और इसने जो ड्रॉबैक थी हमारी रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो मॉडल आया था उसको यहाँ पे कंपनसेट कर दिया। तो ये वाला टॉपिक भी आई होप आपको समझ में आया होगा, और कम से कम इससे इतनी हेल्प तो मिलेगी कि अब आप जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जो थर्ड पोस्टुलेट के अंदर डेरिवेशन टाइप दे रखा है उसको ज़रूर से ज़रूर आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच।